खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब, एक मौजूद मेहमान हमारे साथ। मगर मैं पहले रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ नाज़रीन, कहा जा रहा है और इशारे दे रहा है सदर ट्रंप के वो कूद रहा है इसमें, मगर इस जंग में। मगर इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि वो खबरें जो कोई दुनिया में नहीं दे रहा और सारा मीडिया खामोश है, जो डैमेज किया है और बहुत बड़ा डैमेज किया है। ईरान ने भी बहुत सी उनकी फैसिलिटीज़ को तबाह किया है, इसकी आपको तफसील बताएंगे। इसके साथ हम बात करेंगे क्या ईरान जो है उसने क्या वाकई F-35 गिरा दिए हैं और इसकी कंफर्मेशन रशिया की तरफ से भी आ रही है। और आखिर में हम बात करेंगे कि अगर आबनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है अगर वो बंद हो जाती है अमेरिका के अंदर आने की वजह से, तो क्या ऑयल $300 बैरल पे चला जाएगा। और ये इराक के वजीर खारजा ने ये फिक्र दी है कि जनाब हमारा क्या हाल होगा और दुनिया का क्या हाल होगा जिस तरह का एडवेंचर ये करें। हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब इजाज़ महमूद मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। डू यू सी एनी लाइकलीहुड कि अब अमेरिका को आना पड़ेगा इसराइल की मदद के लिए, क्योंकि बज़ाहिर वो टारगेट्स वो अचीव नहीं कर सका, क्योंकि डेप्थ शायद बहुत ज़्यादा थी ईरान की जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, एयर मार्शल साहब। जी, अमेरिका डेफिनेटली पोस्टरिंग तो कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए लास्ट ऑप्शन होगी कि वो डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हों, क्योंकि वो जंग में इन्वॉल्व अगर होते हैं तो वो उनकी अपनी कोई रेड लाइंस यकीनन होंगी, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पूरी जंग के, वो दोनों ही अचीव करना इज़राइल की कैपेबिलिटी में नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव जो कि इमीडिएटली जो नज़र आता है और जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये एक जारहियत की है, हालांकि ईरान एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से किसी भी मुल्क की तरह ईरान को ये पूरा हक हासिल है कि वो अपने दिफा के लिए किसी तरह का भी इक्विपमेंट, किसी तरह के भी जो है फोर्स कंपोजिशन और कोई भी कैपेबिलिटी वो एक्वायर करे, बशमूल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन लगाना वो इज़राइल के इख्तियार में नहीं है। और ये जो राइट ऑफ प्रीएम्प्टिव, ये जो डॉक्ट्रिन बुश साहब ने दी थी दुनिया को, ये ईरान के ख़िलाफ़ वही डॉक्ट्रिन इस्तेमाल हो रही है। तो वो अपने तौर पे जो मैक्सिमम इज़राइल कर सकता था एयर पावर एप्लीकेशन से और एरिया में मौजूद जो उनको सपोर्ट थी तमाम नेबरिंग कंट्रीज से, और इसमें से अमेरिकन बेसिस जो हैं कुछ मुल्कों में, जैसे जॉर्डन है फॉर एग्जांपल, वहाँ से उनके इवन वो एयर डिफेंसेस जो हैं वो भी फिज़िकली सपोर्ट कर रहे हैं इजरायली एयरफोर्स को। तो उसके बावजूद अगर वो अब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सका, तो इसका मतलब ये है कि वो जो जिस तरह की उनको बॉम्बिंग या प्रेसिजन अच्छा एयर मार्शल साहब, दो बातें और माफ़ी चाहता हूँ इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। एक तो लॉकहीड मार्टिन की सुना है शेयर्स गिर गए हैं और ये रशिया और दूसरे मुल्क बता रहे हैं कि F-35 भी गिराए हैं। क्या कितनी क्रेडिबल हैं ये खबरें जनाब एयर मार्शल साहब? देखिए जी, F-35 एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हुए हैं, F-16 इस्तेमाल हुए हैं, कुछ जहाज़ तो गिरे हैं। अब वो ईरान 10 क्लेम कर रहा है बशमूल 4 F-35 के। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है इसके बारे में डेफिनेटली कुछ कहना पॉसिबल नहीं होगा। F-35 जब इतनी क्लोज उसमें डिफेंसेस में पेनिट्रेट कर जाता है तो वो वहाँ पे फिर उसकी वल्नरेबिलिटी तो बहरहाल है, क्योंकि उसकी जो कोर कैपेबिलिटी है वो स्टेल्थ है, और स्टेल्थ उसको डिटेक्ट होने से बचाता है। जब वो एक दफा एयर मार्शल साहब, आपने रेड लाइन की बात की थी, अमेरिका के लिए रेड लाइन तो इजराइल है और इजराइल गिर रहा है, क्योंकि इजराइल में जितनी तबाही मची है वो कभी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब खबरें ये आ रही हैं, जो न्यूयॉर्क का एक जरीदे ने खबर दी है कि शायद जो अमेरिका है वो ये प्रोग्राम बना रहा है कि वो हमला करेगा और उसमें क्लस्टर बम जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर कोई ऐसी हरकत करता है अमेरिका, तो उसके अपने के लिए कितनी खतरनाक होगी ऐसी हरकत? मेरा ख्याल है जी, मेरी अपनी गट फीलिंग या एक कंसिडर्ड ओपिनियन जो है वो ये है कि अमेरिका उस चीज़ को करने से पहले कई बार सोचेगा
और शॉर्ट ऑफ दैट वो ये जो पोस्चरिंग कर रहे हैं कि जी 2 दिन की वार्निंग और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे आपको पता है ट्रंप साहब का, तो वो मेरा ख्याल है ये एक एग्ज़िट विंडो है इज़राइल के लिए भी और ईरान के लिए भी। तो वो दोनों साइड्स इस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रही होंगी और मेरा अपना ख्याल है कि बात शायद इससे आगे ना जाए। अच्छा, चाइना और रशिया, क्या एयर मार्शल साहब विल दे लेट ईरान सिंक एंड वो एक पासर बाई की तरह देखते रहेंगे या दे माइट इंटरवीन? बिल्कुल नहीं जी। देखिए जो रशिया है वो सोवियत यूनियन के ज़माने से वो एक ईरान का एक नेचुरल स्ट्रेटजिक एलाय है, वो अभी भी ईरान के साथ खड़ा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इससे ज़्यादा भी, अगरचे वो इस वक्त ख़ुद अपनी जंग में जो मसरूफ़ है। और इसी तरह कोई चाइना का कुछ $400 बिलियन का स्टेक है ईरान के साथ, तो चाइना भी एक ख़ास हद तक जो है वो डिप्लोमेसी यूज़ करेगा और उसके बाद हो सकता है कि वो भी इसमें एग्रेसिवली जो है वो आगे आए और अमेरिका को किसी मिस एडवेंचर से रोकने के लिए ये दोनों ममालिक जो हैं, बिलखसूस चीन जो है इन हालात में वो बड़ा इफ़ेक्टिव हो सकता है। अच्छा मार्शल साहब, ईरान ने F-35 जो है वो गिरा दिए अमेरिका के, और इसके अलावा जो इजराइल को बड़ा नाज था आयरन डोम पे उसको भी तोड़ दिया गया। ये किस तरह हो रहा है? ऐसा मुल्क जिस पर इतनी पाबंदियां थी उसके पास फैसिलिटी कैसे आ गई? टेक्नोलॉजी कहां से आ गई? कौन असला दे रहा है? कौन टेक्नोलॉजी दे रहा है? या उनकी अपनी तैयार किया हुआ है? देखिए जी, ईरान जब से रेवोल्यूशन आया है वहाँ पे, उसके बाद पहला क्राइसिस उन्होंने जो है हॉस्टेज क्राइसिस अमेरिका के साथ उन्होंने फेस किया और उसमें भी अमेरिकन को नाकामी हुई। अमेरिकन ने फोर्स एप्लीकेशन की कोशिश की थी, वो उसमें नाकाम हुए और अल्टीमेटली वो एक डिप्लोमेसी के थ्रू वो इशू जो है वो उसको रिजॉल्व करना पड़ा। और उसके बाद से ईरान पे पैदर पे पाबंदियों ने, ईरानी एक बड़ी रिजिलियंट कौम है। देखिए, इजराइल को बने हुए 70-80 साल हुए हैं, अमेरिका को 250 साल अभी हुए हैं, ईरान 2500 साल से एक कौम की हैसियत से इस दुनिया के नक्शे पे मौजूद है। वो इतनी रिजिलियंट कौम है, उन्होंने 8 साल इराक़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जिसमें उन्होंने अपनी पूरी एक जनरेशन जो है वो शहीद करवा ली और सारी दुनिया वो इराक़ के पीछे खड़ी थी। लेकिन वो जंग भी अल्टीमेटली नतीजा खेज़ नहीं हुई और 8 साल एक बहुत बड़ा अरसा है मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 18वीं 19वीं सदी के बाद इतनी तवील जंग कभी नहीं हुई। तो इसलिए फिर ईरान ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ईरान ने जो है वो डेवलप किया और ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये उनका बहुत बड़ा एक प्राइज्ड पोजीशन है। देखिए, उनके जो एयर डिफेंसेस थे उसकी परफॉर्मेंस, मैं क्योंकि मेरी अपनी ये कोर फील्ड है तो एयर डिफेंसेस से हम इतने एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि एयर डिफेंसेस को पेनिट्रेट करना इजरायली इक्विपमेंट के लिए, उनके प्लेटफॉर्म के लिए जो दुनिया की बेहतरीन लेटेस्ट हाई टेक्नोलॉजी जो है वो उनके पास है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो मुमकिन था। लेकिन सर मैं यही एक नए एंगल से क्वेश्चन करता हूं कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि तेहरान खाली कर दें, उधर से दूसरे मुल्क जिस तरह चीन है वो कह रहे हैं कि इजराइल अपने शहरियों को कह रहे हैं कि वो खाली कर दें। कि एक तो ये फरमाइएगा कि क्या ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इजराइल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे और उनके तमाम ठिकाने तबाह कर दे? और दूसरा, क्या ये दोनों तरफ से जब वो खाली होने का कहा जा रहा है तो कोई बड़ी जंग होने जा रही है इस एरिया में? देखिए जी, जो दोनों के खाली होने की जो बात करना है ना, वो उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। ईरान जो इजराइल को कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि इजराइल की मुल्क के जो रकबा है वो बहुत थोड़ा है और उनके जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, उनके जो कमांड सेंटर्स हैं वो सारे आबादी, सिविलियन आबादी के साथ हैं। और जो विजुअल्स आप देखते हैं कि सिविलियन आबादी भी उसमें कोलेटरल डैमेज में तो जो है वो शिकार हो रही है, तो वही दुनिया जो गज़ा के 55,000 लोगों के, जिसमें बच्चे और औरतें जो है ना बहुत बड़ी तादाद थी, उनके मरने पे और उनके विजुअल्स पे तो कोई नहीं जागा था। लेकिन अब ये जो चंद 30-40 लोग मरे हैं और 300-400 लोग ज़ख्मी हुए हैं, तो उसके ऊपर सारी दुनिया जो है ना वो जाग गई है। तो ईरान उस प्रेशर को अवॉइड करने के लिए ईरान ये कह रहा है कि आप वो ये नहीं कह रहा कि आप इजराइल छोड़ के चले जाएँ, वो ये कह रहा है कि आप जो
वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, उससे दूर चले जाइए ताकि आपको मिसाइल से कोई कोलेटरल डैमेज। अच्छा एयर मार्शल साहब, एक और अहम सवाल, एक बहुत, कितना देर ड्रैग कर सकता है, कितना एम्यूनिशन उसके पास है, और क्या अगर चाइना आता है और क्या कोई ऐसा राउट है कि जिसके ज़रिए असला पहुंच सके उसे चाइना से? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? आप कह रहे हैं $400 बिलियन, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना इन ईरान। मेरा ख्याल है जी, इवन चाइनीज सपोर्ट के बगैर भी ईरान के पास अपने मिसाइल्स का इतना बड़ा स्टॉक पाइल है कि वो एक लंबे अरसे तक, एटलीस्ट चंद हफ्तों या महीनों तक, वो इजराइल को इसी तरह डेली बेसिस पे ब्लीड कर सकता है। और आप ये देखिए काई साहब के अरब इजराइल दो बड़ी जंगों में, जबकि इसराइल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, उसके मुखालिफ जो थे मुसलमान मुल्क, उनमें बड़ी एयर फोर्सेस और उस वक़्त के सोवियत यूनियन का लेटेस्ट इक्विपमेंट था, वो उन जंगों में जो है यरूशलेम या हैफा या इसमें तल अवीव में इस तरह के नुकसानात नहीं हुए। ये तो पहली बार हुआ है कि उनको किसी ने ललकारा है, और हमें इस चीज़ में ईरान का साथ खुल के खड़े होना चाहिए कि कम से कम। सर, मैं सीधा और सादा सवाल करता हूं कि क्या अगर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग रहती है, तीसरा मुल्क उसमें नहीं आता, तो क्या ईरान इजराइल को सफाए हस्ती से मिटा सकता है? क्या ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है? देखिए जी, सफ़ा हस्ती से मिटाना तो किसी के लिए भी किसी को मुमकिन नहीं है, अनलेस के कोई न्यूक्लियर जो है ना वो डिवाइस इस्तेमाल हो। और वो यानी अगर मेरा ख्याल है वो वक्त आने से पहले हमेशा कोई ना कोई दरमियान में आके चीज़ों को डिफ्यूज़ कर देता है, तो मुकम्मल तो सफ़ा हस्ती से नहीं। लेकिन देखिए, आप इसको इस तनाजुर में देखिए काई साहब कि अगर किसी जो है ना गांव में किसी उसमें किसी इलाके में कोई एक बहुत बड़ा चौधरी होता है ना, तो वो हर बंदे को जो है ना वो थप्पड़ मार रहा होता है, हर बंदे को गाली दे रहा होता है, तो वो एक रूटीन सी समझी जाती है। लेकिन जिस दिन कोई एक सर यही मैं जो है गाइडेंस चाहूंगा कि अगर वो इस तरह का बदमस्त हाथी पाकिस्तान के साथ कोई शरारत करता है, तो क्या हम तैयार हैं और क्या हम मुंह तोड़ जवाब देंगे? हमारे मिसाइल वहां तक पहुंचेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कभी कोई हमाकत करेंगे। अगरचे पाकिस्तान, अगर ये बात आप याद रखिए, अगर खुदा ना खास्ता ईरान की न्यूक्लियर पावर ख़त्म हो जाती है और उसकी न्यूसेंस वैल्यू ख़त्म हो जाती है और इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान को थ्रेट नहीं समझते, ईरान को थ्रेट नहीं समझते, तो फिर आने वाले वक्तों में वक्त का तयन तो मैं नहीं कर सकता, वो फिर उनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे होगी। अच्छा, ये आपने एक बात, और हमें उसके लिए जी प्लीज कंप्लीट करें। हमें उसके लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हमारे शामिल हाल रहे, तो हम जिस तरह अभी रिसेंट जंग से, वो भी तो हमने एक बहुत बड़े दुश्मन से जंग जीती है, तो हम उसी तरह अपने कौम की दुआओं से और अल्लाह के फतह नुसरत से हम इंशाल्लाह उसमें भी सुरखरू होंगे। एयर मार्शल साहब, इट वाज़ वेरी हार्टनिंग टू लिसन टू योर व्यूज़, और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि कोई पीस ऑफ केक ना ईरान है ना हम हैं, हम ये जंगें भी बताती हैं और तारीख। बहुत शुक्रिया जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड महमूद मलिक साहब। एक ब्रेक है और नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आएंगे, इसी बात को हम जारी रखेंगे और इस अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कौन कौन से वो लॉसेस हैं, कहाँ वो हिट हुआ इजराइल, और उनके अखबारात ये क्यों नहीं बता रहे। और हमारे साथ होंगे जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब, वो हमें ये इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुमताज़ दिफाई तजिया नगार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, मैं एक टेल ऑफ टू ट्वीट्स पे मैं शुरू करूंगा। एक तो ट्रंप की तो आपने देखी, जिसमें उन्होंने मैक्रों
कि जो एक बात थी उस पर उसको डिनाइल दिया और कहा जी कि मैं जंग में कूद रहा हूँ। मगर एक और ट्वीट है बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं सारी नहीं पढ़ूंगा। ये ट्वीट कह रही है द वर्ल्ड कैन मूव ऑन विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स, और इसका आखिरी पैरा पढ़ता हूँ। बीच में उन्होंने जिक्र किया स्पेनिश एम्पायर का, ब्रिटिश एम्पायर का, फ्रेंच एम्पायर का, वो कैसे उभरी, कैसे गायब हुई, और वो आखिर में इट्स लाइक अ पोएट्री इन प्रोज। पावर वेन्स, इन्फ्लुएंस माइग्रेट्स and legitimacy dies the moment it is assumed rather than earned. Should America forfeit the world's respect, it will discover what every fallen empire learned too late. The world moves on always. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो शी जिनपिंग साहब के हवाले से सामने आई है। मगर मैं अब एक तो इस पर ही आप कमेंट कीजिएगा। सेकेंडली ये बताइए ब्रिगेडियर साहब कि कहाँ कितना ड्रैग कर सकता है ईरान, क्योंकि इसी में इसकी बका है। क्या एस्टीमेट्स हैं इसके वो जो मिसाइल्स हैं, और क्या वाकई F-35 गिरे हैं जनाब ब्रिगेडियर साहब? जी थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक ये एक तो प्रेसिडेंट शी का जो कमेंट है ये एक्चुअली तो समरी में आना चाहिए कि बेसिकली इसका टोटल पावर शिफ्ट है। दो आई थिंक जो मैं तो उनको गुंडे किया तो एक मोदी है और एक नेतन्याहू जिन्होंने खड़े किए थे फॉर कंट्रोलिंग एंटायर एशिया। एक का जबड़ा पाकिस्तान तोड़ा और एक बाय एंड लार्ज ईरान इसका तोड़ चुका है। अभी हम टर्की में यहाँ बड़ी अच्छी असेसमेंट होती है। अभी लेटेस्ट जो मैं सिर्फ बता दूँ जस्ट ऐड के 4 तो इनके एयर बेसेस उड़ चुके हैं और तमाम कमर्शियल एयरलाइन जिन्होंने निकाल दी हैं। 3 इनकी बड़ी बड़ी हैं, एल है, इजराइल एयर है और आरपीआ, ये बाहर पार्क हो गई हैं। इसका मतलब जहाज़ों के खड़े होने की जगह नहीं है। और लेटेस्ट जो आज सुबह हुआ है, ईरान ने रात को बड़ी खामोशी थी, वो है जो 2 बड़े टारगेट्स अचीव किए। मोसाद का हेडक्वार्टर, इसमें खबर है कि डेविड बर्नी है जो हेड ऑफ मोसाद है, ही इज नॉट ट्रेसेबल। अभी आई डोंट नो, इसको कंफर्म करने की जरूरत है। और शिनबित का हेडक्वार्टर है और फिर अमान में इनका एक फॉरवर्ड आई वुड से लॉजिस्टिक बेस था मोसाद का, सॉरी टू से, अभी जॉर्डन में, उसको भी आग लगी थी। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी कामयाबी है हरजीलिया और अमान में अगर अटैक हुआ है और वो कामयाबी से, बिकॉज मोसाद का हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा गार्डेड था। डोम ब्रीच हो चुका है बिल्कुल। देयर इज नो लॉजिस्टिक ऑन द साइड ऑफ इजराइल टू सस्टेन दिस वॉर। बात अभी ये हो रही है कि इजराइल कितना सस्टेन करता है, इट्स नॉट कि ईरान की डेप्थ पे मैं आता हूँ। दूसरा जो हिट हुआ वो हाइफा में जो रफाइल की फैक्ट्री थी जो एक्चुअली डोम बनाती है। जस्ट इमेजिन कि जो बनाने वाली फैक्ट्री को जब टेस्ट कर दी गई, उसके अंदर अडानी ग्रुप की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है हाइफा पोर्ट में। आई थिंक 75% का शेयर, तो भारत के टारगेट्स भी अचीव किए गए। तो ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, डिस्पाइट के उन्होंने कोशिश की है इंफॉर्मेशन रोकने की, बहुत बुरी हालत है। जो नेतन्याहू है, ही इज स्कटलिंग बिटवीन टेल अवीव एंड बेसिकली साइप्रस। कल आई थिंक परसों की साइप्रस में मुलाकात भी मोदी के साथ, मोदी जा रहा था जी समझो तो हो के गया। टर्की को सिग्नलिंग भी की गई है। टर्की में ये फीलिंग है कि इस हवाले से तो पता चल रहा है कि जो इजराइल है वो जंग हार चुका है, लेकिन ईरान ऐसा मुल्क जिस पर 25 साल से पाबंदियां हैं, उसने ये सब कुछ कैसे बना लिया? कहां से असला ले लिया? कहां से असला आ रहा है सर? या थिंक देखिए, सेल्फ सर्वाइवल का जब होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। देखिए ईरान अभी मिसाइल और ड्रोन पावर में अगर देखा जाए लेस द अमेरिकन, तो फिर ये तीसरे नंबर पे आता है अल्लाह के फजल से। ड्रोन पावर ये है कि आई थिंक दे आर मोर देन लाख ड्रोन, जिनमें 10% यूज हुआ है। मिसाइल पावर एक तो डेप्थ बहुत है इस सेल्फ, यानी आप कह लें कि अगर जैसे मैं कहूँ कि 10,000 मिसाइल हैं डिफरेंट तरह के, तो मुखालता नहीं होगा। और अभी जो कर्नल मैकग्रेगर को मैं कोट करता हूँ, बड़ा अच्छा एनालिस्ट, उसने कहा जी कि अभी तक तो उन्होंने लो टेक पुराने मिसाइल का सैचुरेट किया डोम को और बीच में मारते रहे। लाइक इसमें 2 है, फतह 1 है और खैबर शिकन मिसाइल है जो हाइपरसोनिक था, तो वो 10% होता है। इसका मतलब है कि इनका निजाम सैचुरेट किया गया, ओवरवेल्म किया गया। असल चीज अभी आनी है, तो इसका मतलब है कि जो डेप्थ है मिसाइल सिस्टम में और अलग से दे हैव डिटर्ड देम। ईरान ने लॉसेस भी उठाए हैं। सर ईरान जो है बड़ा सरप्राइज दे सकता है अगर अमेरिका हमला करता है तो उसको भी। देखिए अभी इस पे मैं वही कह रहा था कि ट्रंप जो है आज इसके इन्वेस्टर जो है ना, अपना अमेरिकन इन्वेस्टर है माइक हकबी, जो पास्टर भी रहा है और कांग्रेसमैन भी शायद था, उसका ट्वीट जरा पढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो तो अभी ट्रंप को कह रहा है जी कि अल्लाह की तरफ से आपने मुझे भेजा और जो है मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और आखिरी पोस्ट नहीं गिरने दूंगा। उसका मतलब देयर इज अ चांस कि इनकी जो लास्ट पोस्ट है वो भी फॉल कर जाएगी, वहां तक चीजें जा चुकी हैं। बाकी ये जो अमेरिका वाला आई थिंक इट्स लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन, कि आप इस वक्त ये हालत है कि कॉइन फ्लिप करें, हेड आ जाए और टेल आ जाए, क्या डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दैट्स व्हाई आई थिंक अभी आप लाएं, जब अमेरिका ने कुछ शायद हिंट किया, बिकॉज अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और एडिशनल आ गया जो इन्होंने इंडो पैसिफिक से मूव किया जो चाइना के अगेंस्ट था। तो नाउ देयर आर 3 ग्रुप्स और सिग्नलिंग तो की है ताकि ईरान पे प्रेशर। अभी प्रेसिडेंट शी का आप ये मैसेज लाएं, नाउ ही इज व्हेन ही इज हिंटिंग
कि वर्ल्ड कैन लुक अराउंड, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है। आई थिंक इन केस यूएस जंप्स इन, यू विल फाइंड चाइना एंड रशिया नॉट डायरेक्टली जंपिंग। और टर्क ये कह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से शुरू होता है, यहाँ पे ये बात हो रही है और साइप्रस तक जाता है, ये जोन हमने बचाना है। कहते हैं सारे इकट्ठे हो जाते, पीपल आर टॉकिंग, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, 3 ही मुल्क रहेंगे इस्लामिक वर्ल्ड में, ग्लोबल साउथ में इनको टक्कर दे सकते हैं। तो ये देखिए बड़ी तेजी से सिचुएशन चेंज हुई है। आई वुड से कि एक बहुत बड़ा मार्का पाकिस्तान जीता अगेंस्ट मोदी 10 मई को, और एक ही आपके सामने तारीख जो है अनफोल्ड हो रही है। और जो इनका मेन थिंग इज नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल, उसका मिलिट्री सिस्टम इज अच्छा, बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। मैं पूरा मीडिया देख रहा हूँ, 6 ग्रुप कंट्रोल करते हैं ईरान के, तो वो नुकसान हमें बता रहे हैं, मगर आप जो हमें बता रहे हैं कि एक सब्सटेंशियल डेंट या डैमेज किया है, जो अगर मैं आपकी बात ज़ाहिर ठीक समझाऊं, तो आप ये फरमाइए कि आप कह रहे हैं कि 10% डिप्लीट हुआ है उसका असला। ये कितने दिन जंग और ड्रैग कर सकता है और इजराइल कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है, कंसिडरिंग उसकी डेप्थ नहीं है, उसकी आबादी छोटी है, और इस तनाजुर में आप बैलेंस कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसमें आई थिंक इजराइल के तो आई वुड से लॉजिस्टिक स्टैमिना भी तकरीबन एंड पे पॉइंट, दैट्स व्हाई दे वांट टू ड्रैग। अभी आपने सुनी हुई खबर के 2 टैंकर टकराए, मैं भी सोच रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का कोई बहाना किया जाएगा, और मोसाद इज वेरी गुड एट फॉल्स फ्लैग, बिकॉज अमेरिका ने कहा जी कि अगर हमारा इंटरेस्ट हिट होता है हमारे पर्सनल या मिलिट्री बेसिस को, तो देन वी कम इन। और आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन की यहाँ पे इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस थी, पीस की तरफ जा रहे थे, एक रात पहले अटैक करा दिया उन्होंने, उसमें आई थिंक डीप इनसाइड रशिया, और इसमें मोसाद और CIA शामिल थी और यूक्रेन इंटेलिजेंस थी। तो ये एक खतरा है, दे ट्राई इट। और अभी जो इनका एम्बेसडर वहाँ से कॉलिंग कर रहा है और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि आपने अल्लाह की तरफ से मुझे भेजा था, तो ये आई थिंक दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका शुड नो इट कि बाय एंड लार्ज पूरा ग्लोबल साउथ इस ईरान के साथ खड़ा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जो है डिफरेंसेस। और चाइना एंड रशिया देखिए उनके बड़े बड़े 13 जून से अगर देखा जाए तो 13 जून से जो हमले हो रहे हैं, ईरान की जानिब से भी अपना दिफा किया जा रहा है, तो अब इतनी तबाही इजराइल में मच गई है, तो आप समझते हैं कि इजराइल गिर रहा है? और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि क्या ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास 3 साल के लिए जंग लड़ने का असला मौजूद है, क्या ये दुरुस्त है? आई वुड से कि ईरान ने देखिए हमेशा जो जाने आई थिंक मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, जो लीडर्स हैं, वो तैयारी, दे नो इट के इनके ऊपर अमेरिका भी आ सकता है। तो आई वुड से जो कॉन्टीजेंसी है, विच इंक्लूड कि अगर नेटो की पूरी पावर आती है, अगर खुदा न खास्ता मिलिट्री साथ शामिल होता है, जो आई डोंट थिंक सो, और उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। और सस्टेन वॉर की बात वही है, बेसिकली ये इसको कह रहे हैं कि बेसिकली 15 से 20 हफ्ते की लड़ाई हो सकती है अगर अमेरिका अंदर आता है, बिकॉज देन दे गोइंग टू लुक एट रेजिम चेंज। और अंदर से आपको पता है रज़ा शाह पहलवी के बेटे ने भी शुरू कर दी है मैसेजिंग, जो आई थिंक कामयाब नहीं होगी। जस्ट लाइक पाकिस्तान में यूनाइट हो गए थे अवाम फौज के साथ, यही हो रहा है ईरान में, लोगों ने शातें दी हैं, देखें नुकसान उठाया है, ये इनकी खाम ख्यालियाँ, इट इज दैट एक लॉजिक बबल जो क्रिएट किया गया था। तो आई थिंक ईरान इज लॉट ऑफ स्टेमिना। और फिर देखें उसके भी 2 बड़े चीजें सामने नहीं है, अगर शट्स डाउन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो पूरी दुनिया जो है बिल्कुल आई वुड से कि सड़क पे आ जाएगी। 30-40% ऑफ ग्लोबल ऑयल है जो फ्लो करता है वहां से, हर 30 सेकंड बाद तो एक सुपर टैंकर गुजरता है। तो कैसे बर्दाश्त करेगा चाइना या रशिया? इवन फॉर इंडिया जो बड़ा उनका साथ दे रहा है, मतलब उनको जो है रोजे रखने पड़ जाएंगे इसके लिए, ऑयल के लिए। और इसी तरह रेड सी है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो यूनाइट हो गई है, मुस्लिम वर्ल्ड मुत्तहिद हो गई है, और बाकायदा तौर पर बयान दिया गया है कि मुस्लिम दुनिया जो है ईरान के साथ खड़ी है। आप क्या देखते हैं कि मुस्लिम दुनिया की जानिब से ईरान की बाकायदा तौर पर मदद की जा सकती है? और अगर अमेरिका उसमें कूदता है जंग में, तो फिर चीन और रूस को भी कूदता हुआ देख रहे हैं? आई थिंक अरब वर्ल्ड में भी एक रियलाइजेशन है कि इजराइल इज बेसिकली नाउ ड्रैगिंग देम इनटू वॉर, और दे डोंट वांट। देखिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उसके अलावा सारा ट्रेड जो है, इमेजिन के यूएई, सऊदी अरेबिया और लेट्स से कतर क्या बर्दाश्त कर सकते हैं खुदा ना खास्ता चीजें। ऑलरेडी अब एविएशन का भी हालत ये हुई है कि सिविल एविएशन की फ्लाइंग नहीं हो रही, सबसे बड़ा रूट था पहले पाकिस्तान इंडिया का इफेक्ट हुआ, और अभी नाउ ऑल फ्लाइंग इज टेकिंग प्लेस थ्रू सेंट्रल एशिया एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है। तो नीचे जो है देखिए सारा कमर्शियल है, टूरिज्म है, उसके अलावा बिजनेसेस हैं। और अगर लेट्स से मैरीटाइम रूट ब्लॉक होते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी, फिर तो हर चीज जो है स्टैंड स्टिल हो जाएगी, एंड देन खुदा ना खास्ता चांसेस ऑफ मिडिल ईस्ट बीइंग टारगेटेड। तो मेरे ख्याल में ओआईसी शुड, और उन्होंने आई थिंक इजलास भी बुलाया है, दे शुड पुट देयर फुट डाउन प्रैक्टिकली। अभी हाथ रोकने की जरूरत है, या हाथ काटें इनके, ये गुंडागर्दी बंद करें। वी वांट टू लिव इन पीस, और जहाँ पे भी चीजें हैं इसमें सेटल की जा सकती हैं। बाकी आई थिंक ईरान इज गोइंग टू कंटिन्यू, और तब तक इजराइल रुकता नहीं है, दे आर गोइंग टू कंटिन्यू पाउंडिंग। और मेरे ख्याल एक स्टेज आ जाएगी कि इजराइल हाथ खड़े कर देगा अगर अमेरिका उसमें नहीं आता। लेकिन इसमें इट कैन एक्सपैंड इनटू अ मिनी वर्ल्ड वॉर 3 अगर ये चीजें उस तरीके से आगे चलती हैं।
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कितना आपने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसको ज़रा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। इस वक्त यूरोप अमेरिका की हुकूमतें इंतहाई अनपॉपुलर हैं, उनके अवाम उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं। कुछ अर्सा पहले हमने अरब स्प्रिंग भी देखी थी। तो डू यू थिंक कि एक ये ख़तरा भी है मिडल ईस्ट की जो मोनार्कीज़ हैं कि जनाब अगर ईरान को इस तरह से इन्होंने हाई हैंडेडनेस की तो दे माइट बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम देयर ओन कंट्रीज एट द हैंड्स ऑफ देयर ओन पीपल? जी देखें, ये हमेशा रहता है। एक और मैं ऐड कर दूं कि एक रिलीफ कॉन्वॉय चला हुआ है फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, जिसमें अलजायर है, ट्यूनिस है, लिबिया है और किसी हद तक इजिप्ट के एक्टिविस्ट हैं। ये हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स हैं, इजिप्ट के बॉर्डर पे खड़े हैं, लिबिया इजिप्ट के बॉर्डर पे। खुदारा हमें जाने दे, विल ब्रेक द सीट और गाजा में हम रिलीफ दें। देखो गाजा को तो बेसिकली देखें ना, कोई सुनने वाला नहीं था। नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। प्रेसिडेंट सीसी पे भी प्रेशर है, जैसा जॉर्डन के किंग पे प्रेशर है। सॉरी टू से अभी जो है चीज़ें भी यहाँ पे बोलने वाली नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अरब स्ट्रीट जो है इस वक्त बिल्कुल जाग रही है। स्पेशली when they link it कि ईरान ने बेसिकली फ़लस्तीन के लिए लड़ाई की है, चाहे वो हमास थी, हिज़बुल्लाह थी। दिस इज द टाइम नाउ टू सॉल्व इट। और अगर खुदा न खास्ता ईरान को डेंट होता है तो इसमें फिर पूरा आलम इस्लाम इफेक्ट होगा, बिकॉज ये किसी के सक्के नहीं है। दे स्टार्टेड विद लिबिया, आपको याद होगा, सीरिया, फिर इराक, उससे पहले अफगानिस्तान। जिन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है कि प्रियम्पशन के नाम पे चले जाते हैं, देन दे डिस्टेबलाइज। और न्यू कॉन्स समझते हैं वेस्ट में कि शायद इस तरीके से आप जो है हेजेमनी को कायम रख सकते हैं तंग करके लोगों को। और आई डोंट थिंक सो चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। यानी आपने ये भी कहा, मैं री एम्फसाइज कर दूं कि चाइना एंड रशिया में जंप इनटू इट इफ इट एक्सपेंड्स। जी बिल्कुल। देखिए उनका रशिया का लेफ्ट शोल्डर कहलाता है। एक्चुअली तो पहले सीरिया तक था, बेसिस वहां पे चले गए हैं। तो ईरान इज द लेफ्ट शोल्डर, जिसमें आप देखें ऊपर जो राइट शोल्डर पे लड़ाई हो रही है। साहब बहुत शुक्रिया, आई एम सॉरी, मुझे अब अभी रोकना, यानी बहुत आपने कंट्रीब्यूट कर रहे थे, मगर ईरान अकॉर्डिंग टू ब्रिगेडियर साहब इज़ वेरी हार्ड नट टू क्रैक एंड इट माइट टेक अ लॉट अलॉन्ग विद इट अगर इस तरह की ये एक एडवेंचर किया गया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे और बात करेंगे कि ऑयल प्राइसेस जंप करेंगी तो दुनिया की शक्ल क्या बन सकती है और एक रिसेशन क्या दोबारा हिट करेगा, वो ऑयल क्राइसिस 70s वाला क्या दोबारा रिविजिट करने जा रहे हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तारीख भी हमें यही बताती है कि जंगें, रिसेशन और इनकलाबात आगे पीछे आते हैं। अब इसमें एक ऐसी बात है कि जो पूरे ग्लोब को हिला के रख सकती है, वो है आबनाए हुर्मुज़। और उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया के तेल का और दुनिया की गैस सप्लाई होती है। अगर अमेरिका अंदर आता है और डायरेक्ट अटैक करता है तो उसके बाद जाहिर है कि जो उसके असासे हैं और जो वहाँ से गुजरते हैं वो लेजिटिमेट टारगेट होंगे, क्योंकि ईरान पर अगर ये हमला करते हैं जिस तरह वो कह रहे हैं। इसके नतीजे में क्या निकलेगा? इराकी एक वजीर का कहना है कि ये जो ऑयल है ये 200 से 300 डॉलर फी बैरल हो जाएगा। तो ये इसका नतीजा हम कैसे भुगतेंगे? अभी हम पेट्रोल जितना भी ले रहे हैं आज 4-5 रुपए, कल परसों बढ़ा है, तो फिर इस सूरत में ये जंप करेगा, ये 600-700 पर भी खुदा ना खास्ता जा सकता है अगर ये एडवेंचर अमेरिका बहादुर करता रहा। तो मियाँ साहब, तो ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है अमेरिका का, जो इसको पुश कर रहा है कि जाओ अगर हम माल बनाएं, क्योंकि हमारी जानें जाती हैं इन असला साजों का माल बनता है, तो अगर ये हमाकत करते हैं तो इससे पूरी दुनिया एक बहुत बड़े क्राइसिस और रिसेशन में आ सकती है। जहां मियाँ साहब क्या आप समझते हैं कि इनके मुल्कों में पहले तहरीकें चल रही हैं पुतिन इसके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट हैं, तो फिर ये क्या डायमेंशन है और मैशत क्या हो सकती है? मियाँ साहब, योर असेसमेंट। देखें कायद साहब, इससे बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है, क्योंकि जो आबनाए हुर्मुज़ है अगर वो बंद होती है और ईरान बंद करता है या कोई भी बंद हो जाती है वहाँ से, तो फिर तेल की सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। वहाँ से तेल की सप्लाई 20% होती है। दुनिया का जितना भी तेल सप्लाई होता है उसका 20% वहाँ से जो है वो सप्लाई होता है, और 25% LNG जो है गैस वहाँ से सप्लाई होती है। अगर ये रुक जाती है तो ये पूरा खित्ता जो है वो उससे प्रॉब्लम में आ जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है
वो 1000 रुपये फी लीटर तक जा सकती है, क्योंकि अभी अगर $200 फी बैरल होता है तो 648 रुपये का जो है वो फी लीटर पाकिस्तान में तेल होगा पेट्रोल, और अगर $300 फी लीटर बैरल हो जाता है तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 1000 रुपये फी लीटर तक जा सकती है। ऐसी सूरत हाल चीन में भी बन सकती है, ऐसी सूरत हाल इंडिया में भी बन सकती है, मुझे और रूस में भी बन सकती है। मुझे नहीं लगता कि जब ऐसी सूरत हाल होगी या अमेरिका जो है वो गलत तरीके से वहाँ पर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश करेगा या वहाँ पर हमला करने की कोशिश करेगा, तो फिर दो सुपर ताकतें जिसमें रूस और चीन है वो आराम से बैठेंगी, वो वहाँ पर ताकत के साथ और इन्फोर्समेंट के साथ जो है वो उस रास्ते को खुलाएंगे, और वो आबनाए हरमुज़ जो है वो ना सिर्फ वो खुलेगा बल्कि अमेरिका की जो तनसीबात हैं वो भी वहाँ पर महफूज नहीं रहेगी। और ईरान बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुका है, आज भी उनका ऐलान है कि अगर वहाँ पर से कोई भी शरारत हुई, कोई भी जसारत हुई, तो फिर अमेरिकन तनसीबात जहाँ जहाँ भी हैं उन पर हमले किए जाएंगे। और इस हवाले से ईरान के अंदर तमाम टारगेट्स जिस तरह लॉक किए गए थे, इजराइल के अंदर आपने देखा कि कितनी तबाही मची है, वहाँ मोसाद का हेडक्वार्टर आज तबाह कर दिया गया है बाकायदा तौर पे। ये वहाँ से भी अमेरिकन तनसीबात के साथ भी ऐसा हो सकता है, और मैं ये बात बड़े वसूख से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़राए और मेरी मालूमात ये है कि ईरान के पास ऐसा सरप्राइज़ मौजूद है कि वो सरप्राइज दे सकता है कि अगर ऐसी कोई शरारत होती है, या वो इजराइल को भी ऐसा सरप्राइज दे सकता है कि जो अभी तक इजराइल के वहमो गुमान में भी नहीं है, जो उनके अंदाजे पहले भी गलत निकले, अब भी उनके अंदाजे जो हैं वो गलत निकल रहे हैं। क्योंकि पहले अंदाज़ा ये था कि ईरान पर हमला किया जाएगा, ईरान जो है वो अमेरिकन तनसीबात पर हमला करेगा क्योंकि ईरान के मिसाइल वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, और वहाँ से ईरान और अरबों की और अमेरिका की लड़ाई हो जाएगी और इजराइल आराम से खोज तमाशाई बन के देखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि PIA के पायलट जिसने 35,000 फुट से वहाँ से वो वीडियो बनाई कि वो वहाँ से जो ईरानी मिसाइल जा रहे थे वो उससे भी काफ़ी ऊंचे थे, यानी वो 40,000 फुट पे जा रहे थे। वो उन्होंने जाकर एक एयर कॉरिडोर बनाया कायद साहब, वहाँ से जो अंदर से मिसाइल एक और दागे गए उन्होंने जाके हिट किया है। एयर कॉरिडोर बना के उन्होंने एयर जो उनका जो आयरन डूम है उसको तबाह किया, और अमेरिकन जो एयर डिफेंस का सिस्टम था उसको भी तबाह किया। और इस वक्त इजराइल के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। इस वक्त इजराइल इसी तरह है जिस तरह अफगानिस्तान में कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी का कोई हिसार नहीं है, इसी तरह इस वक्त इजराइल बता रहे हैं कि वो उनके जो बंकर हैं, अंडरग्राउंड बंकर हैं, वो लोग 10 दफ़ा रात को बेचारे निकलते हैं, इजराइल के लोग बंकरों में जाते हैं फिर निकलते हैं, और फिर 2-4 भी अगर मिसाइल अंदर जाहिर है जा तो रहे हैं और तबाही कर रहे हैं। मगर एक और बात जो अभी हमने की मियाँ साहब, एक $400 बिलियन की चाइना की इन्वेस्टमेंट, वो कैसे खामोश तमाशाई बना रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 मियाँ साहब ये है कि जो पूरी दुनिया एक बहुत बड़े माशी क्राइसिस में वो मुब्तला हो सकती है, तो मेरे ख्याल में। और तीसरी बात ये कि ईरान वो कौम है जिसने 8 साल जंग लड़ी इराक के खिलाफ, और इतनी हार्डन है, वार हार्डन है वो, तो मेरा ख्याल में इस एडवेंचर से अगर मिस्टर ट्रंप बाज रहें तो बहुत बेहतर है। मगर जाहिर है मियाँ साहब, आपको याद होगा जनवरी में जब ये पावर में आया था तो ये कहता था मैं जंगें ख़त्म कराऊंगा, मैं गजा की जंग खत्म करूंगा, वहां कत्लेआम बढ़ गया और हर अमेरिकी सदर यही करता है। फिर इसने कहा मैं यूक्रेन में जंग बंद कराऊंगा, वहां पे और लोगों के गले कटे और मासूम लोग मारे गए इन सब की लड़ाई में, और ये तीसरी जंग ईरान में इसने मुसलत कर दी है। मगर मियां साहब मैं एक पर्सपेक्टिव और आपको दे दूं, आज जो शी जिनपिंग की जानिब से एक ट्वीट आई है जिसमें उसने शी जिनपिंग की अगर आप बायोग्राफी पढ़ें तो ही इज़ क्वाइट एन इंटेलेक्चुअल, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है और बड़ा हार्डन भी है, गारों में भी जिंदा रहा जब कल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा था, तो वो आम आदमी नहीं है और एक सबसे बड़ी उभरती हुई ताकत का वो सरबराह तो है ही। मगर मियां साहब ये ओवर स्ट्रेच ऑफ सुपर पावर होगा, इस वक्त बिल्कुल एज पे है मैशत अमेरिका की। काजी साहब ये बहुत बड़ा धोखा था जो कि पकड़ा गया है, अमेरिका का और इजराइल का बहुत बड़ा धोखा था, ट्रंप का धोखा था, क्योंकि ये दोनों मिले हुए थे, ट्रंप साहब और नेतन्याहू। इन्होंने 2 बड़े काम किए। इन्होंने एक ये काम किया कि नेतन्याहू और आपस में एक लड़ाई की, ये ड्रामा था, और दूसरा इन्होंने ये काम किया कि ट्रंप ने अवामी तौर पर यह बयान दिया कि इजराइल जो है वो ईरान पर हमला ना करे। ये बयान भी एक
एक धोखा था। और इसमें आप देखें कि जो तीसरा दौर हुआ है, ये बाकायदा तौर पर कंफर्म खबर है कि जो तीसरा दौर हुआ था मुज़ाकरात का, वहां पर इंटेलिजेंस जो है वो मालूमात मिली थी ईरान को कि आपके खिलाफ जो है वो धोखा हो रहा है, जाल बुना जा रहा है, और अमेरिका जितना असला लेके आया है वो आपके लिए लेके आया है, और इसराइल जो है वो मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस पर असला जो है वो तैनात कर रहा है। वहां से फिर ईरान ने वो बयानात दिए कि हम ये जो है वो जारहियत हुई तो हम इस बारे में कोई तफसील नहीं मिल रही, बड़ा वक्त कम है मेरे पास। आपको याद होगा कायद साहब, जो मुसाद सॉरी सर थोड़ा सा टाइम, जो मुसाद ने वो हमला किया है रूस पर और वो मुसाद ने हमला किया है ईरान पर, ये एक ही जैसे हमले हैं। इस पर सोचा जा रहा बाकायदा तौर पर ईरान अब अकेला नहीं लड़ेगा, ईरान के साथ जो है वो मिलकर रूस भी लड़ेगा, ईरान के साथ जो $400 बिलियन की बात हो रही है चाइना भी साथ मिलकर लड़ेगा। ये वहां पर इस वक्त बैटल फील्ड जो है वो सिर्फ मशरिक वस्ता नहीं बनेगी, पूरी दुनिया बैटल फील्ड बनने को जा रही है। प्रोग्राम को खत्म करना है, लेकिन देयर इज अ लॉट मोर देन व्हाट मीट्स द आई। ये जो हमें नज़र आ रहा है और जो हम देख रहे हैं, ये ताकत के मलम में हमने उतरते हुए देखे हैं। हमने शाक एंड ऑ देखा इराक का, हमने यहाँ जूते खाते हुए ने अफगानिस्तान में देखा, और जिस तरह भागे और किस तरह भागे, और 1 घंटे में सारी रजीम बैठ गई। तो मेरे ख्याल में ये एडवेंचर ना करें, क्योंकि दे हैव मोर टू लूज़ एंड वी हैव लेस टू लूज़। इसलिए इसी पे आज प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।